Okay. Now, first of all, after first video completing, this one is a second video of examples of chapter 1, some basic concepts of chemistry. 1.22 is the first example in which if the speed of light is equal to 3.0 to 10 raised to 8 meter by second, calculate the distance covered by light in 2.00 ns. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दी गई है और टाइम दिया गया है, लेकिन वो ns मतलब कि नैनो सेकंड में है, नैनो सेकंड्स। नैनो का मतलब तो आपको मालूम है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। यहाँ पे नैनो सेकंड है, 1 नैनो सेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन। तो टाइम दिया गया है ना, वो यहाँ पे लिख लो 2 नैनो सेकंड। अब नैनो सेकंड से हमें निकालना है, तो ये यहाँ पे लेके आओ 1 नैनो सेकंड अपॉन 10⁻⁹ सेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड अपॉन 1 नैनो सेकंड। दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे? एक बार इसको यहाँ पे लेके आए तो ये मिला, ये क्या यहाँ को इसे यहाँ पे लेके आए तो ये मिला। इसे काटना है तो ये डिनोमिनेटर में चाहिए, मतलब कि ये चाहिए हमें 10⁻⁹ सेकंड अपॉन नैनो सेकंड। नैनो सेकंड कैंसल, 2⁻⁹ सेकंड। चलो ये तो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये भी मीटर बाय सेकंड ही है ना। चलो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मेजर बाय सब्सटेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, करना क्या है हमें, स्पीड तो दी गई है, डिस्टेंस कवर्ड करना है, तो इसको यहाँ पे लेके रखो, इसको यहाँ पे लेके आओ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो इजी है, सबको आना ही चाहिए, नाइन्थ में ही आ जाता है ये। डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है, स्पीड क्या है, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकंड। टाइम क्या है 2 × 10⁻⁹ सेकंड। सेकंड कैंसल, 6 × 10⁻⁻⁹ मीटर, 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, क्लियर। आगे जाना हो तो जा सकते हो, ये सिंपल इसका आंसर आ गया। ओके, अगर जाना हो तो आगे जाना हो तो जा सकते हो, मीटर में कन्वर्ट कर, मीटर में तो आ गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, दिस वन इज 1.23 in which a reaction is given, so we need to find limiting reagent and excess reagent. Okay, first is 300 atoms. Here 300 atoms of A is given first, and second in which 200 molecules of B2. Okay, so we need to find limiting reagent. Now अब यहाँ पे देखो कि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, बैलेंस रिएक्शन है, हाँ तो बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जो 1 प्रोडक्ट मतलब कि 1 मोल्स ऑफ बना रहा है। इसका आंसर क्या होगा कि 1 मोल ऑफ
ए, मतलब कि ये जो रिएक्शन है उसकी स्टोक्योमेट्रिक हम लिख रहे हैं, रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ B2 विच फॉर्म 1 मोल ऑफ AB2। अब यहाँ पे हम मास फाइंड नहीं कर सकते, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ही अल्फ़ाबेटिक ही दिया है, ठीक है। तो 300 एटम्स है, 200 मॉलिक्यूल्स है। अब सिंपल चीज़ है, एक मॉलिक्यूल, एक मोल को 1 मोल चाहिए, एक मॉलिक्यूल को 1 मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ पे 300 एटम्स है तो यहाँ पे 300 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो इन फर्स्ट प्रॉब्लम LR इज B2 एंड ER इज A। कैसे पता चला? 1 मोल A को 1 मोल B2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 300 एटम्स है, 100 ज़्यादा है यहाँ पे भी 300 को 300 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 200 है, तो LR क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड, इसमें ही सेकंड है उसको करते हैं। 2 मोल A, 2 मोल A, 3 मोल B, 3 मोल B2। चलो यहाँ पे भी LR ही पूछा है, LR पूछा है ना, देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग मिक्सचर इफ एनी, ओके हाँ। चलो 1 मोल को 1 मोल चाहिए, तो यहाँ पे 2 मोल को 2 ही चाहिए, मतलब ये ज़्यादा है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा? LR इज इक्वल टू A एंड ER इज इक्वल टू B2, ठीक है। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? LR A हो जाएगा और ER क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं, चलो रब कर देते हैं। अब क्या पूछा है? बहुत ही सिंपल है, ये तो क्लियर आउट हो ही जाना चाहिए। इसके बाद है 100 एटम्स ऑफ A, 100 मोलिक्यूल्स ऑफ A, 100 एटम्स ऑफ A, 100 मोलिक्यूल्स ऑफ B2। B2 ही है ना? हाँ वही है। चलो अब इसमें क्या होगा? इसमें तो 1 मोल को 1 मोल ही चाहिए, 100 को 100 ही चाहिए, तो कोई LR नहीं है, कोई LR नहीं है, ना ही कोई ER है, सेम ही है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसे ही लग जाएगा, स्टोक्योमेट्रिक, सिर्फ स्टोक्योमेट्री लगेगी इसमें, ठीक है। चलो आगे, फोर्थ वन इज 5 मोल एंड 2.5 मोल B, 5 मोल A एंड 2.5 मोल B। सीधे आप देखोगे वे तो पता चलेगा इसका आधा है ये अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होना चाहिए, इससे पता चलता है। मतलब ये कम है तो LR क्या हो गया? B2, ER क्या हो गया? A, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज 2.5 मोल A, ठीक है। इसके बाद का जो है वो क्या है? 2.5 मोल A है और 5 मोल B है ना? हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? ये LR क्या हो जाएगा? A और ER क्या हो जाएगा? B2, ठीक है। बहुत ही इजी था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सभी मार्क्स ले ही लेना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद का कौन सा है वो देख लेते हैं। चलो यहाँ पे 1.24 नाइट्रोजन वाला तो हमने कर दिया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 1.25 पे। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो है। क्यों? यहाँ पे मोल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कैपिटल M है, विच डिनोट अबाउट मोलारिटी। नाउ व्हाट इज मोलारिटी मीनिंग? दैट इज, लेट्स डिकोड हियर, 0.50 मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि 0.50 मोल Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट, वो क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर है। लेकिन इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता। इसका अगर होगा तो, अगर मान लो कि इसका तो सिर्फ मोल ही होता है, Na2CO3 का अगर हम मोलर मास निकाले तो भी क्या हो जाएगा? 46 + 12 + 48 अराउंड कितना होगा? 106 ग्राम पर मोल, ठीक
ठीक है। अगर इसका आप वेटेज निकालोगे तो भी कितना होगा 0.50 गिवन मास हमें दिया नहीं गया है अपॉन मोलर मास 106 इंटू 0.50 गिवन मास, तो गिवन मास कितना हो जाएगा अराउंड हो जाएगा 53 ग्राम। ठीक है, इसका मीनिंग यही है, इतने मोल मतलब कि 53 ग्राम, लेकिन इतने मोलर मतलब कि 0.50 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है वो डिकोड हमने की। ये जो है मतलब कि 53 ग्राम है, लेकिन ये जो है उसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल्स हैं। ठीक है, क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं 53 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दोनों डिफरेंट है। ओके, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। चलो अब जो है वो 1.26 है। ठीक है, 1.26, 1.27 और 1.28 मैंने होमवर्क में दिया था, मुझे शायद याद है, अगर नहीं है तो भी आप कर लेना। ठीक है, दिया था शायद तो मैंने। चलो अब 1.26 क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर डाई हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है डाई ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक है, तो कितना पानी बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पानी कितना बनेगा? H2 प्लस हाफ O2 H2O, ये रिएक्शन कंसीडर करो, या फिर 2H2 प्लस O2 मिक्स 2H2O, ये रिएक्शन कंसीडर करो। दोनों ही कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखें तो 2 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ O2, सॉरी H2 reacts with 1 mole of O2 which makes 2 moles of H2O। ये स्टोक्योमेट्री बोलती है, ये भी ले सकते हो, ऐसा कोई है नहीं। तो यहाँ पे कितने हैं 10 वॉल्यूम्स है, यहाँ पे हमें दिए गए हैं 10 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 गैस which react with 5 वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ O2। तो कितने वॉल्यूम के H2O मतलब कि ये वेपर बनेगी? तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे 2 मोल्स को 1 मोल चाहिए, 2 मोल्स को आधा, उसका आधा 1 मोल चाहिए। ठीक है, तो 2 मोल बनेगा। तो ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। सीधी सी बात है, इससे कम चाहिए ना, ये 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी देखो ये 1 मोल है, उसका आधा है, मतलब कि O2 आधा चाहिए, हाइड्रोजन से आधा चाहिए, मतलब कि ये लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सीधे आप कर सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते स्टोक्योमेट्रिक के लिए देखे तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखो ये अगर 2 है तो ये 1 है, तो ये 10 है तो ये 5 है, तो सिंपल ही है। तो 1 मोल 2 मोल दे रहा है, 1 मोल 2 मोल दे रहा है, तो 5 मोल कितना मोल, कितने वॉल्यूम देगा? 10 वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम्स ऑफ H2O देगा। सिंपल है, 1 मोल 2 मोल दे रहा है तो 5 वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम्स देगा? 10 वॉल्यूम्स देगा। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, सिंपल चीज़ है। चलो अब कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन 1 लीटर। तो मोलरिटी का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पता होना चाहिए। मोलरिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर जो भी मोल मिलेंगे, मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर मोल जितने भी होंगे वो मोलरिटी बोली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो जीटा मैंने लिखा हुआ है सीधा इन शॉर्ट फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, मतलब कि इथेनॉल जो है उसका मोल फ्रैक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन किसका है? वाटर प्लस इथेनॉल का, जिसमें इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन दिए हैं 0.040। ठीक है, तो वाटर के मोल्स कितने होंगे? तो बच्चों हमेशा याद रखना कि वाटर की डेंसिटी नॉर्मली जो होती है वो 1 ग्राम पर ml
और 1 kg पर लीटर होती है। ये 1 ग्राम पर ml और 1 kg पर लीटर, यही जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल में वाटर की डेंसिटी दी जाती है, लेकिन अगर नहीं दी गई हो तो भी हमें यही कंसिडर करना है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों से बना हुआ है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का जो इक्वेशन है वो भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन यहाँ पे डाल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये तो सबको मालूम है, आगे करवाया हुआ है, ठीक है। ये रब कर देता हूँ मैं अभी, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल ही है, ये तो आना ही चाहिए। अब ये तो चीज़ हमें मालूम है, लेकिन हमें तो मोलर, कितने मोलारिटी चाहिए, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है तो वाटर की डेंसिटी क्या लेंगे, यही लेंगे, क्योंकि ये 1 लीटर है ऑलरेडी, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाटर की डेंसिटी हम ले लेते हैं 1 kg पर लीटर, और 1 kg मीन्स 1000 ग्राम पर लीटर, ठीक है। मतलब कि 1 लीटर के अंदर 1000 ग्राम है, मतलब कि हमारे पास गिवन मास है, गिवन मास ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर का, 1 लीटर किससे मीन 1 लीटर क्यों लिया, क्योंकि हमें तो मोलारिटी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो चलो इसका भी मोल्स फाइंड कर लेते हैं। कितने मोल्स है H2O, यहाँ पे देखो 1000 ग्राम गिवन मास है, तो मोल्स कितने होंगे, मोल्स इज इक्वल टू 1000 गिवन मास अपॉन 18 मोलर मास, तो अराउंड 55.5 मोल्स हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, 55.55 मोल्स। क्लियर, समझ में आया इसको कैसे फाइंड किया? ओके, नॉर्मली वाटर के, अगर वाटर को एज अ सॉल्वेंट हम लेते हैं तो अगर डेंसिटी दी गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेंसिटी नहीं दी गई हो तो भी यही डेंसिटी होगी। इसका मतलब है कि 55.55 मोल्स जो है वो 1 लीटर के अंदर होंगे, ठीक है। तो अभी हमें मोलारिटी फाइंड करनी है, तो मोल फ्रैक्शन वाला ये इक्वेशन डाल दो, C2H5OH। ये क्यों डाल रहे हो सर, तो अभी पता चलेगा। C2H5OH, हमें तो मोल फ्रैक्शन मालूम है, मोल्स थोड़ी मालूम है इसके। तो H2O प्लस C2H5OH, इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन मतलब ये कितना है 0.040। ये तो हमें फाइंड करना है मोल्स, 1 लीटर के अंदर जो भी मोल्स होंगे वही मोलारिटी बोली जाएगी ना, इसीलिए मोल्स फाइंड करने हैं। ये क्या होगा 55.55 मोल्स प्लस NC2H5OH, ठीक है। चलो इसको करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको क्या करो 040 C2H5OH, इसको अब काम करो, इसको यहाँ पे लेके आओ, 0.040 इंटू 55.55 प्लस NC2H5OH, NC2H5OH, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करना है, इतना क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो अब ये जो आगे, ये जो निकाल लेता हूँ मैं, ये 0. कितना होगा 0.040 इंटू 55.55 विच इज़ 2.22 प्लस 0.040 NC2H5OH इज इक्वल टू NC2H5OH। चलो अब इसको यहाँ पे लेके आओ, ये यहाँ पे 1 है, 2.22 1 NC2H5OH, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना, 0.040 NC2H5OH, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये जो है वो दोनों कॉमन निकाल दो, 2H5OH 1 माइनस 0.040 2.22
C2H5OH, ये कितना होता है 1 माइनस 0.040 0.96, ठीक है। ये रब कर रहा हूँ मैं, भी आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिख क्या हो, C2H5OH इज इक्वल टू 2.22 0.96 विच इज़ कितना होगा 0.22 0.96 2.31, आंसर है 2.31, ठीक है ना, 2.31 मोल्स। देख लेना। अब ये जो मोल्स मिले वो 1 लीटर के अंदर मिले, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 55.55 मोल्स हमने लिए थे, तो ये भी कितना होगा, इतना ही होगा। अब 1 लीटर के अंदर है तो ये क्या बोली जाएगी, मोलारिटी बोली जाएगी, मोलारिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। चलो लिख लो, आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ पे 1.30 हमें क्या बोलता है, 1.30 बोलता है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इन ग्राम। तो आगे हमने देखा था कि एक 1 मोल C12 एटम्स का जो वेट है वो 12 ग्राम होता है। 1 मोल मतलब कि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ C12 एट इज 12 ग्राम। इसका मतलब ये है, पार्टिकल्स ले लो या एटम्स ले लो, वही सेम ही है, ठीक है। पार्टिकल ले लो या फिर एटम्स ले लो, एटम्स ले लेते हैं चलो यहाँ पे। और C12 आइसोटॉप, इसका जो ग्राम में जो मास है वो क्या है, 12 ग्राम है, लेकिन हमें तो 1 एटम का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एटम का 12 ग्राम है, तो 1 एटम ऑफ C12 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12/6.022 10⁻23, जो भी आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा कितना आता है, अराउंड 1.9927 10⁻23 ग्राम। एक एटम कार्बन का ये जो मास है वो इतना रहेगा, ठीक है, ओके। 1 मोल मतलब कि इतने एटम्स का 12 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा ग्राम के अंदर। अब ये जो है वो मैंने होमवर्क भी दिया था, अगर नहीं दिया हो तो कर लेना, सिंपल है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। हमें आर्गोन के जो है वो परसेंटेज वाला जो हमने क्लोरीन में किया था वही करना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर करना है 1.31 में, ठीक है। और 1.33 तो शायद मैंने दिया ही था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चलो अब ये जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये मतलब कि ये इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। कोई एक वेल्डिंग गैस है, फ्यूल गैस है, जिसके अंदर ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब कि कोई फ्यूल गैस है जिसके अंदर ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ आप बर्न करोगे तो वो ऑक्सीजन के अंदर होगी, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। बर्निंग प्रोसेस इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ओके। कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो यूजुअली क्या बोली जाती है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, वो आगे आएगा रेडॉक्स रिएक्शन में, आपका चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो ये फ्यूल गैस है जिसको हम बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मतलब कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों का क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक बनेगा CO2 और एक बनेगा H2O, ठीक है। और CO2 और H2O का अमाउंट हमें दिया गया है 3.38 ग्राम,
और H2O का दिया गया है 0.690 ग्राम। ठीक है, ये दिया गया है हमें कि ये जो मिल रहे हैं वो हमें दिया गया है, ये जो हमें मिला है ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट करके, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये इसका वैल्यू कितना है 3.38 ग्राम मिला, और ये जो है 0.690 ग्राम मिला है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें मिली हुई है। ओके, इतना क्लियर कि कोई गैस है जो क्या कर रहे हो, उसे बर्न कर रहे हैं। बर्निंग प्रोसेस इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। तो ऑक्सीजन इसके अंदर भी ऐड होगा, इसके अंदर भी ऐड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इस गैस के अंदर है, इसीलिए हमें यही दोनों मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। चलो आगे क्या बोलते हैं, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP। अब ये जो गैस है, ये गैस जो दोनों से बनी हुई है वो STP के, STP मतलब क्या, STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो वॉल्यूम वाली चीज़ 22.4 लीटर वाली चीज़ यहाँ पे दी गई कि STP पे जब 10 लीटर वॉल्यूम, अगर इस गैस का 10 लीटर इसका वॉल्यूम ले तो क्या होगा कि ये गैस का जो वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 11.6 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ये गैस का, नॉट दिस वन इज, ये तो प्रोडक्ट है। इस गैस के बारे में हमें फाइंड करना है, तो इस गैस का वॉल्यूम जो है अगर 10 लीटर ले STP पे तो हमें 11.6 ग्राम जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इस गैस का हमें इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, मोलिकुलर मास फाइंड करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इस फंडे से पहले हमें दो चीज़ें याद आनी चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला, और इंपेरिकल मास इंटू एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। ठीक है, ये इक्वेशन और मास परसेंटेज वाली चीज़, इंपेरिकल फार्मूला फाइंड कैसे करते हैं, वो उसका यूज़ कैसे करते हैं, वो चीज़ आनी चाहिए। तो ये जो गैस है उसका मोलिकुलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो वापस से मोलिकुलर मास तो मिल जाएगा, इंपेरिकल मास मिलेगा, ये मिल गया तो इंपेरिकल मास मिल गया, इंपेरिकल मास मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो पहले तो इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट कितना है वो पता होना चाहिए, लेकिन वो तो हमें दिया नहीं गया है, तो कैसे फाइंड करोगे। तो ये जो दिया गया है, ये इनमें से अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये वेट है, इनमें से ये निकाल दे तो हमें कार्बन का मिल जाएगा, इनमें से अगर ये निकाल दे तो हमें H2 हाइड्रोजन का मिल जाएगा। ये दोनों मिल जाए तभी हम इंपेरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ पे करना क्या है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वेट जो दिया गया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, उसमें से कार्बन कितना है वो निकालना है। तो आप समझो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है 3.38 ग्राम। ठीक है, 3.38 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम है, जिसके अंदर 1 मोल कार्बन है और 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। सीधे ही आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया क्या है क्या नहीं है, क्लियर। ओके, चलो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है कि ये 3.38 ग्राम तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम, जो हम मोल को ग्राम में ले लेते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, 44 ग्राम के अंदर मतलब कि 1 मोल CO2 के अंदर 1 मोल C मतलब कि कार्बन है, 2 मोल O2 है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि 1 मोल CO2 के अंदर 1 मोल कार्बन है और 2 मोल O2 है। या फिर बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 कैसे बनता है, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, मतलब कि ये जो गैस है उसके 1 मोल कार्बन ने 2 मोल्स ऑफ O2 से रिएक्ट किया, तब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि 44 ग्राम। ये कहाँ से आया, ये 12, ये 32, तो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हो कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन, यहाँ पे
यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ लिखता हूँ मैं, हैज़, इंग्लिश मिस्टेक हो जाएगा, हैज़ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब ये कहाँ से आया? 1 मोल के अंदर 1 मोल है तो 44 ग्राम के अंदर 12 ग्राम कार्बन होगा। ये 1 मोल मतलब कि 12 ग्राम, बस कार्बन ग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया गया। तो 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम ऑफ कार्बन होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3.38 इंटू 12 अपॉन 44, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे तो एक ही ग्राम बचेगा, तो नहीं लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इसका ग्राम, ये ग्राम नीचे आएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, एक ही ग्राम बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अराउंड 0.9218 ग्राम जो है वो कार्बन है किसके अंदर? इसके अंदर। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया, मतलब कि गैस के अंदर का कार्बन हमें मिल गया। अब वैसे ही हमें क्या करना है? हाइड्रोजन का भी फाइंड करना है। चलो, हाइड्रोजन हमें दिया गया है कितना? 0.690 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब कि यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर, 1 मोल वाटर के अंदर 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन है, और 2 मोल्स क्या है? हाइड्रोजन है। हमें तो चाहिए क्या? हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि गैस के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए नहीं। इसको डिकोड करो, ग्राम में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा? 1 मोल मतलब कि 18 ग्राम ऑफ H2O। ग्राम मोलिकुलर मास भी बोलते हैं, लेकिन सीधे ही बोल दो मोल, जो भी इसका मोलर मास होगा उसको ग्राम में लिख सकते हो। इसके अंदर कितना होगा? 16 ग्राम O होगा, ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पे कितना है? 2 ग्राम क्या होगा? H2 होगा। अब 2 क्यों लाया? क्योंकि एक H का 1 है, यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे लिख लो 18 ग्राम ऑफ H2O हैज़ 2 ग्राम ऑफ H2 ही लिख लेते हैं, चलो चलेगा, हाइड्रोजन वायु H2। तो 0.0690 ग्राम ऑफ H2O हैज़ हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 0.0690 इंटू 2, 18, 9, क्या आ जाएगा? अराउंड 0.076 आएगा, 0.0767 ग्राम ऑफ H2। चलो, ये भी मिल गया, कार्बन भी मिल गया और हाइड्रोजन भी मिल गया। चलो, शांति हो गई इतनी। चलो, इतना क्लियर करो, आगे चलते हैं। लिख लिया? ओके, समझ में आया? चलो आगे चले कि नहीं चले? चलो चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं यार, याद नहीं रहेगा ना। कार्बन कितना है? 0.9218 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है? 0.076 ग्राम हाइड्रोजन है। चलो, ये तो क्लियर। अब आगे जाएंगे। अब ये ग्राम वाली चीज़ हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब सीधे क्या करेंगे? पहले कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला वाला डालेंगे। अब गैस जो है वो तो C+H से ही बना हुआ है, मतलब कि इन दोनों का टोटल क्या होगा? गैस का वेट होगा, ठीक है। टोटल मास ऑफ फ्यूल गैस इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन गैस प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। 0.9218 ग्राम प्लस 0.0767 ग्राम कितना हो जाएगा?
हो जाएगा 0.9985 ग्राम। 0.9985 ग्राम जो है वो इस फ्यूल का मास हमें मिल गया। ओके, कैसे आया? क्योंकि पहले ही बोला था मैंने कि ये फ्यूल गैस जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, दो ही कंपोनेंट है। ऑक्सीजन तो एयर की बात है, उसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो बर्निंग प्रोसेस से आया। बाकी पहले तो क्या था, पहले तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही थे, विद बर्निंग ऑक्सीजन ऐड हुआ उसके अंदर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, इसलिए। चलो इतना क्लियर हो गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ये टोटल है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखो, कितना है 0.9218 इंटू 100। वैसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, टोटल गैस कितना है, डिनोमिनेटर में लिखो 0.9985। हाइड्रोजन के गिवन मास कितना है 0.0767 इंटू 100। ये मास परसेंटेज वाला चीज़ है, ये मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हैं ना वो। 92.32%। और यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7.68%। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया? परसेंटेज कैसे, टोटल गैस का जो वेट है वो क्या रखेंगे, यहाँ पे हम नीचे रखेंगे। ओके, चलो अब इतना क्लियर हो गया। अब इसको अगर परसेंटेज है तो टोटल हम मान लेते हैं, टोटल जो है इसको 100% मान लेते हैं, तो टोटल फ्यूल गैस इज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम है, क्योंकि 100% है तो हम मास पर एम्पेरिकल फार्मूला में करते थे वैसे ही करेंगे। ये कितना होगा, तो मास ऑफ कार्बन इज 92.32 ग्राम। अब ये क्यों ले रहा हो 92.32 ग्राम, इसके हमें वो निकालने हैं, सिंपल रेशियो निकालना है ना, इसलिए। अभी गैस की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को भूल जाओ, पानी को भूल जाओ, कार्बन हमने निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, टोटल जो है वो 100% ये था, ये 100% था, तो इसमें से हमने 92.32% निकाले, मतलब कि 92.32 ग्राम है। अगर ये 100 ग्राम है तो ये कितना होगा 92.32 ग्राम। वैसे ही देखो आप, वही है, सेम ही है। चलो अब ये कितना ग्राम होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मान लो 7.68 ग्राम होगा। ठीक है, इतना क्लियर? अब ये तो गिवन मास मिल गए तो हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर मास निकालेंगे, तो मोलिकुलर मास, चलो इस बार टेबल जैसे हम करते हैं, टेबल को यूज़, मतलब कि टेबल जैसे बहुत सारे बुक में टेबल यूज़ होता है ना, वैसे करते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे जैसे टेबल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। चलो अब क्या होगा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कार्बन का हमें दिया था 92.32 ग्राम। ठीक है, थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल रेशियो। ठीक है, कार्बन का 92.3 ग्राम, कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होगा 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम पर मोल, सॉरी, ठीक है, ग्राम पर मोल। और हाइड्रोजन का कितना होगा 7.68 ग्राम। ये दोनों का 100% ही होता है, अगर देखना हो तो देख लेना। इसका कितना होगा 1 ग्राम पर मोल हाइड्रोजन का। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये हाइड्रोजन का 2 नहीं ले सकते, 2 नहीं, यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो हाइड्रोजन मोलिक्यूल नहीं है, एटम की बात हो रही है यहाँ पे। चलो यहाँ पे 12 अपॉन क्या होगा 92.32 ग्राम पर मोल, ग्राम 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 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मोल आ जाएगा 7.68 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 7.68 ही होगा मोल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.69 आ जाएगा, 7.69 अराउंड अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तो आ गए, तो क्या करो इससे डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। और सिंपल रेशियो निकालना है तो किसी कम से डिवाइड कर लो, इससे डिवाइड करोगे ये तो सेम ही है। 769 अपॉन
क्या हो जाएगा 769, तो क्या हो जाएगा 69/768 क्या हो जाएगा, कैंसिल 1 ही हो जाएगा नियरली, और ये तो 1 ही हो जाएगा सीधा। तो सिंपल रेशियो मिला 1 और 1, ठीक है, मोल्स का सिंपल रेशियो मिला हमें 1 और 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH, कार्बन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, तो ओनली CH मिलेगा। समझ में आया इतना? इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया तो इंपेरिकल मास भी फाइंड कर सकते हैं। इंपेरिकल मास इज इक्वल टू 12 + 1 इज इक्वल टू 13 ग्राम पर मोल। चलो इंपेरिकल मास भी मिल गया, ये क्लियर, सॉरी इंपेरिकल मास क्यों मिला है, क्योंकि हमें इसका मोलर मास फाइंड करना है, इसलिए हमने ये इंपेरिकल मास फाइंड किया। ओके चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल बोल सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन आना तो चाहिए, ठीक है। चलो अब इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें आगे दिया गया है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस हैज मास ऑफ 11.6 ग्राम। लेकिन हमने पढ़ा था कि अभी ये जो है हमें क्या चाहिए, इसका मोलर मास चाहिए, ठीक है। मोलर मास होगा तो ही हम आगे क्लियर कर सकते हैं। मोलर मास कैसे हम करेंगे, तो इसका अगर ग्राम में हमें वेट मिल जाए तो ये मोलर 1 मोल का वेट चाहिए, मतलब 1 मोल का वेट चाहिए अगर, तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो STP की बात हो रही है और हमें मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, या फिर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स लिख लो यहाँ पे। अब ये बात जो है वो पार्टिकल्स वाली बात तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन लीटर वाली बात बोली है कि 10 लीटर का अगर वॉल्यूम इस गैस का लोगे तो उसका वेट इतना होगा। तो अगर हम 22.4 लीटर वॉल्यूम ले गैस का, ठीक है, तो कितना इसका वेट होगा या मास होगा, तो क्या होगा 10 लीटर का इतना मास है, तो 22.4 लीटर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 22.4 इंटू 11.6। अब ये लीटर है तो यहाँ पे 10 लीटर नीचे जाएगा तो लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ग्राम का जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये अराउंड 25.984 ग्राम इज नियरली 26 ग्राम, ठीक है। अब देखो कि 1 मोल इज इक्वल, ये 24 लीटर का जो गैस का वैल्यू है, मतलब कि मास है वो 26 ग्राम है, मतलब कि इस गैस का 1 मोल गैस का क्या आया 26 ग्राम, मतलब कि इसका मोलर मास है, मोलर मास है ना, इसको मोलर मास ले सकते हैं। जैसे हम 12 ग्राम पर मोल को या 12 U को 12 ग्राम लेते हैं, 1 मोल कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 मोल इस गैस का मास कितना होगा 26 ग्राम, मतलब कि इसका क्या मिल गया, मोलर मास मिल गया ना, मिल गया, ठीक है। तो इंपेरिकल मास हमें मिला, मोलर मास, इंपेरिकल मास इनटू N इज इक्वल टू मोलर मास। ये इक्वेशन डाल दो, ये तो इंपेरिकल मास है 13 इंटू N इज इक्वल टू 26, इसको यहाँ पे लेके आओ, N इज इक्वल टू 26/13 इज इक्वल टू 2, मतलब कि N की वैल्यू क्या आ गई, N की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, क्या आ गई 2 आ गई, N की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अगर N की वैल्यू ही आ गई तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही बाकी है, सीधा मोलिकुलर फॉर्मूला की इक्वेशन डाल दो, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू N, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या मिला CH इंटू 2, मतलब कि C2H2, ये क्या आ गया गैस का, क्या आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया, मतलब कि ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये तो पहले ही खत्म था, ठीक है। C2H2 कैसे लिखते हैं, एक C और एक C, यहाँ पे ये 2 H होंगे, मतलब कि ये 2 कार्बन होंगे, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, तो इसे इथीन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इथीन, तो मतलब कि ये गैस का नाम क्या था, इथीन गैस था, क्या था, इथीन गैस, क्या था, इथीन गैस, क्या था, इथीन गैस। अगर पूछा जाए कि ये कौन सा गैस है तो क्या है,
इथीन गैस, क्यों इथीन गैस है? आपने 10th में पढ़ा होगा, 2 कार्बन, 1 कार्बन मतलब कि मीथ, 2 कार्बन मतलब कि ईथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब इन, अल्कीन, इथीन। ठीक है, चलो वो तो आगे देखेंगे 12 चैप्टर में। इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ पे 1 पॉइंट कौन सा है, 35, 1.35 है। यहाँ पे ये एक रिएक्शन है जो बैलेंस ही है। ठीक है, देखना हो तो देख लो। Ca यहाँ पे कैल्शियम 1 है, ठीक है, Cl2 है, Cl2 है, ठीक है, Ca2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये 2H2O, ये बराबर है। बैलेंस जो रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। ठीक है, पूछा गया है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो स्टोकियोमेट्रिक देख लो। 1 मोल ऑफ CaCO3 नीड्स 2 मोल्स ऑफ HCl। हमें यही ज़रूरत है, ये आगे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जो है वो हमें आंसर निकाल के देगी, लेकिन यहाँ पे ये जो है पहले इसे डिकोड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग 0.75 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का मतलब क्या है, मोलरिटी का मतलब क्या है, तो 0.75 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये तो ये लीक आउट कर लिया, लेकिन इससे क्या पता चलेगा? अरे इससे पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, ये 25 ml ऑफ सॉल्यूशन है, तो 25 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल्स होगा? तो मोलरिटी का इक्वेशन डाल दो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोल्स जो है वो हमें मालूम नहीं है, मोलरिटी है 0.75 और वॉल्यूम क्या है 25, लेकिन अपॉन 1000 करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो लीटर में चाहिए, ये तो ml में है। ठीक है, चलो अब 0.75 ऐसे ही रखो, मोल्स को ऐसे ही रखो, इंटू 1000 अपॉन 25, ये कट आउट हो जाएंगे 4 से। ठीक है, ये 4 को यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl इन 25 ml ऑफ क्या सोल्यूशन अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 0.75 बाई 4 इज, अरे यार 75 बाई 4, 0.187 क्या आ गया ये, कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, नहीं बराबर है, मोल्स ही है। यहाँ पे कितने मिले, 0.75 बाई 4 इज 0.1875, 0.1875 मोल्स H2O सॉरी HCl है 1875। ठीक है, चलो अब तो मोल्स मिल गए, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ग्राम चाहिए। ठीक है ना, ग्राम चाहिए कि ऐसे ही चलेंगे, ये बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है ना CaCO3 का। तो इसको पहले मास कर लेते हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स क्या है 0.1875, गिवन मास हमें मालूम नहीं, फाइंड करना है। मोलर मास क्या है HCl का, HCl का क्या है, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, HCl का मोलर मास 1 + 35.5 विच इज 36.5 ग्राम पर मोल, 36.5, इसको यहाँ पे लेके आओ, 1875 इंटू 36.5 गिवन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1875 इंटू 36.5 which is 6.84 6.83 6.843 ग्राम।
ठीक है, ओके। चलो इतना क्लियर बराबर है ना। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। 0.1875 इंटू 36.5 6.843 चलेगा। चलो इतना क्लियर हो गया। हमें इसका मास मतलब कि HCl का मास मिल गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.6843 ग्राम ऑफ HCl को कितना CaCO3 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फंडा देखो, 1 मोल CaCO3 का मतलब है 100 ग्राम ऑफ CaCO3। सर ये कहाँ से लाए आप यार, जादू करते हो क्या? CaCO3 के 1 मोल का मतलब 40, 12, 48 कर दो प्लस, क्या आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। इसको ग्राम में लिख सकते हैं हम, मोलिकुलर मास को वही लिखा, 100 ग्राम है 1 मोल, तो 2 मोल क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा 36.5, 1 मोल का इंटू 2 क्या हो जाएगा 73 ग्राम, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले ये लिख लें, वापस ये लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ CaCO3 को क्या चाहिए 73 ग्राम ऑफ HCl चाहिए, ठीक है। या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये फाइंड करना है कि 73 ग्राम ऑफ HCl को 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, तो हमारे पास कितना है 6.843 ग्राम ऑफ HCl को कितने ग्राम क्या चाहिए, क्या चाहिए CaCO3 चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो कैसे करेंगे, देखो 73 ग्राम ऑफ HCl को 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, तो 6.843 ग्राम ऑफ HCl को कितने ग्राम CaCO3 चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा 6.843 इंटू 100 अपॉन, ये मच्छर बहुत है यहाँ पे, चलो अपॉन 73, क्या आंसर आएगा देख लो यहाँ पे आंसर 6.843 इंटू 100 बाय 73 जिस 9.37, ठीक है, 9.37 ग्राम ऑफ HCl सॉरी CaCO3, ओके क्लियर। यहाँ पे हमने भूल कर दी, 1000 है ना, 1000 है यहाँ पे, 100 नहीं है, तो 40 आएगा, हाँ 40 आएगा, 40 आएगा ना, 40 आएगा। तो एक ज़ीरो जो है वो क्या चला जाएगा 0.75 बाय 40 विच इज़ 0.01875, 0.0, यहाँ पे सिर्फ वही चेंज होगा 0.01875 मोल्स, बस यही चेंज होगा। एक ज़ीरो हमने 1000 था तो बाय 25 4 से काट दिया था, इसलिए तो यहाँ पे क्या होगा 0.6843 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लो 0.6843, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 0.937, ठीक है, बस यही चेंज है, 0.684 आएगा, ओके। बस यहाँ पे 0.684, बस वहाँ पे क्योंकि 1000 को 25 से मैंने 4 से काटा था इसलिए, ठीक है, एक ही ज़ीरो का फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, 0.937 या फिर 98 भी बोल सकते हो, जो भी हो आंसर, ठीक है, ये क्लियर हो गया, राइट डाउन। चलो ये लास्ट एग्जाम्पल है 1.36, जिसमें एक रिएक्शन दी गई है, HCl जो है वो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। MnO2 जो है
वो एक बोल सकते हैं एक काला पाउडर होता है, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चलेगा। मैंगनीज जो है काला पाउडर रहता है, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ऐसा आप बोल सकते हो, ब्लैक कलर का चारकोल पाउडर रहता है। तो हमें फाइंड करना है कि 5 ग्राम MnO2 अगर होगा तो उसके लिए HCl कितना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन है, तो देख लो 4 मोल्स ऑफ HCl को कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ MnO2 चाहिए। आगे की बात की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे जो है वो हमें कोई काम नहीं है आगे का। चलो 4 मोल को 1 मोल चाहिए, मतलब कि 4 मोल का मतलब क्या होगा कि 4 इंटू 36.5 ग्राम में कन्वर्ट करना है ना। HCl का ग्राम में वेट चाहिए क्योंकि इसको ग्राम में दिया गया है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। और यहाँ पे 1 मोल, सॉरी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 4 मोल HCl का वेट निकालेंगे और 1 मोल MnO2 का निकालेंगे। तो 1 मोल का क्या होगा, Mn का दिया हुआ है 55 प्लस 32, कितना हो जाएगा 87 ग्राम पर मोल, या फिर 87 ग्राम, क्योंकि ग्राम में लिखना है। तो ये कितना होगा, 87 ग्राम ऑफ MnO2 होगा। और उसके लिए कितना चाहिए, 36.5 इंटू 4, कितना होगा 36.5 इंटू 4, 146 ग्राम ऑफ HCl चाहिए, ठीक है। 87 ग्राम को 146 ग्राम ऑफ HCl चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो 87 ग्राम ऑफ MnO2 नीड्स 146 ग्राम ऑफ HCl। तो हमें कितना दिया गया, 5 ग्राम ऑफ MnO2 नीड्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 इंटू 146, 87 ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 146 है ना। यहाँ पे आएगा अराउंड 8.40 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है, अप्रॉक्स आ जाएगा। ओके क्लियर। चलो अब ये लिख लो। यहाँ पे कंसेप्ट वाली सभी जो एक्सरसाइजेज वो अभी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।